अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 में हमने थ्योरी, एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। शॉर्ट में हमने फर्स्ट शॉर्ट डिस्कस कर लिया था। आज हमने 2 to 6 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने, ठीक है, 2 to 6। उसके बाद हमने एक शॉर्ट और लॉन्ग को स्टार्ट करना होगा, ठीक है। ये पेज नंबर 94, लेक्चर नंबर 17। मैंने क्वेश्चन भी लिखते जाना है, आंसर भी, तो आप लोगों ने साथ साथ क्वेश्चन लिखने हैं, साथ साथ आंसर भी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 94 बुक का ओपन करें। 94 पे सेकंड शॉर्ट, डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक pressure, what are its unit, how it is related to Pascal। एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। ये देखें, हम एंड वाले शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? what are atmospheric Pascal, define standard atmospheric pressure what are its, और इसके यूनिट क्या है, ठीक है। what are its unit, what are its unit। नेक्स्ट, अभी एंड नहीं हुआ, हाउ इट इज रिलेटेड टू पास्कल, हाउ इट इज related to Pascal। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले हमने क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में उन्होंने 3 पार्ट्स दे दिए। फर्स्ट वन उन्होंने कहा कि डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर उन्होंने कहा कि इसका यूनिट क्या है, फिर उन्होंने कहा कि इसको पास्कल के साथ कैसे रिलेट करते हैं। ये हमने टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस में ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने लिखना है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्क्यूरी कॉलम, आंसर द प्रेशर exerted by mercury column। आप लोगों ने जस्ट प्रेशर नहीं लिख देना, बल्कि आप लोगों ने क्या लिखना है, द प्रेशर exerted by mercury column of by a mercury column आप इस तरह भी लिख सकते हैं, Mg लिख दें, या फिर इसका मर्क्यूरी लिख दें। मर्क्यूरी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर Hg of height at sea level, of height at sea level।
ये हमारा डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। उन्होंने कहा इसका यूनिट क्या है। अब हमने जस्ट ये बताना है सेकंड पार्ट में कि इनके यूनिट क्या हैं। यूनिट इनके डिफरेंट हैं, हम इनके यूनिट भी लिखेंगे, इनको रेट भी करेंगे। लाइक 1 atm is equal to 760 mm, Hg is equal to 760 torr, या फिर इसका भी कहते हैं 1 mm of Hg is equal to 1 torr। ठीक है, इधर ऑफ लिख दें आप। अगर बात करें न्यूटन की और पास्कल की, तो 1 atm इज इक्वल टू 1325 न्यूटन स्क्वायर इज इक्वल टू 10325 पास्कल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। रिपीट कर देता हूं इसे। क्या किया हमने कहा डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट आर इट्स यूनिट, हाउ इट इज रिलेटेड टू पास्कल। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसमें एक पार्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, या इस तरह कंप्लीट भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग इस तरह लिखना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्क्यूरी Hg, कॉलम ऑफ 760 mm Hg of height at sea level, 1 atm is equal to 760 mm of Hg is equal to 760 torr, 1 mm of Hg is equal to 1 torr, and 101325 Newton meter square is equal to 101325 Pascal। ठीक है, ये हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 इधर मैं आपको लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन है? Why are density of gases lower than that of liquid? Why are densities of gases lower than लिक्विड? ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के डेंसिटी ऑफ गैसेस लोअर देन लिक्विड क्यों है? सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर यही होगा। आंसर लिखो इधर, द डेंसिटी ऑफ gases are lower than liquid due to weak intermolecular forces, large volume and small masses and less density। ठीक है, ये लिख लो, density of gases, density of gases are lower than liquid because density of gases are lower than liquid because due to weak intermolecular forces आपने कंप्लीट लिखना है इसे। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस,
large volume and small mass, अब ये देखें, हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया, वाई आर डेंसिटी ऑफ गैसेस लोअर देन लिक्विड। अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि गैसेस की डेंसिटी लिक्विड से कम क्यों है, क्योंकि उनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। ऐसी चीज़ें जिनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हो उनकी डेंसिटी कम होती है। दूसरी बात, इनके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, मैस कम होता है, लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। एंड इधर कट कर दीजिए, एंड लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। अब ये देखें कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होगी, लार्ज वॉल्यूम होगा, तो उसके साथ साथ स्पेसेस भी उनमें क्या होगी, लार्ज होगी, तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तमाम बातें लिक्विड में इन्वर्स हो जाती हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इन दो क्वेश्चन को आप अच्छी तरह देख लें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, उसके बाद तीसरा, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन भी लिख दिए, आंसर भी, ठीक है। आप इन क्वेश्चन को भी लिख लें, आंसर को भी अच्छी तरह लिख लें। टू 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रही हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन, हाउ इट इज इफेक्टेड बाय सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन ऑपरेशन and how it is related, how it is related to surface area, surface area। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हमने लॉन्ग में पढ़ा था, लॉन्ग भी आ जाता है, शॉर्ट भी। इसका आंसर पहले हमने डिफाइन करना है, द प्रोसेस in which changing of liquid into gas state, ठीक है। changing of liquid into gas state is known as evaporation। नेक्स्ट हमें ये बताना है कि सरफेस एरिया का क्या रिलेशन है। बेटा evaporation is the surface area process, evaporation is surface dependent process। ठीक है, ये सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करता है, जैसे सरफेस एरिया ज्यादा होगा एवपोरेशन रेट ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम एवपोरेशन रेट कम। इफ लार्ज सरफेस एरिया then
ग्रेटर या मोर या लार्ज एवेपोरेशन, ठीक है। इफ या वाइल लेस surface area then less evaporation process, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि बहुत ईजी है। डिफाइन किया हमने, डिफाइन के साथ साथ हमने के सरफेस एरिया के इफेक्ट को डिस्कस किया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करना है, डिफाइन एलोट्रॉपी विद एग्जांपल। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन एलोट्रॉपी विद एग्जाम्पल। हमने इसमें क्या करना है, डिफाइन करना है और इसकी एग्जाम्पल देनी है। डिफाइन किस तरह करते हैं एलोट्रॉपी को? द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म। क्या बात? द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट। आंसर, the existence of element in more than one form ठीक है, इन सेम फिजिकल स्टेट, इन सेम फिजिकल स्टेट। अब इसके एग्जांपल, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हमने इसके एग्जांपल करनी है। एग्जांपल में एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज। कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म आप लोगों ने दो ही डिस्कस की थी, एक तो डायमंड, दूसरी क्या डिस्कस की थी? ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट। जी बेटे, हमने 2 to 5 क्वेश्चन डिस्कस किए आज के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर किसी को इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी साथ साथ लिखने हैं आप लोगों ने नीट और आंसर भी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 केमिस्ट्री, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5, ठीक है। सॉरी बेटे, चैप्टर नंबर 5 के हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट 4 हम डिस्कस कर चुके थे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये डिस्कस करने हैं। उसके साथ एक्सटेंसिव क्वेश्चन 1 and 2 डिस्कस करने हैं हमने। पेज नंबर 94, लेक्चर नंबर 18
ठीक है, लेक्चर नंबर 18 में हमने क्या डिस्कस करना है, 3 शॉर्ट 2 लॉन्ग। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या क्वेश्चन है, डिफाइन टर्म एलिट्रॉपी विद एग्जांपल। डिफाइन टर्म एलिट्रॉपी with example। क्वेश्चन नंबर 5 के एलिट्रॉपी को डिफाइन करें विद एग्जांपल। एज यू नो, एलिट्रॉपी मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ वन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म, यानी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा हालात में प्रेजेंट फॉर्म को हम एलिट्रॉपी का नाम देते हैं। उन्होंने क्या कहा कि एलिट्रॉपी को डिफाइन करो और उनकी एग्जांपल दो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन में हमने क्या लिखना है, डेफिनेशन में हमने ये लिखना है, एक्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट। क्या चीज लिखनी है, द एक्जिस्टेंस of element in more than one form, in more than one form in same physical state, in same physical state। ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई एलिट्रॉपी की, ठीक है। एक्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट इज नोन एज एलिट्रॉपी। नेक्स्ट हमने इनके एग्जांपल लेनी है। एग्जांपल में एलिट्रॉप कार्बन हम एग्जांपल दे सकते हैं। क्या होगा, एलिट्रॉप ऑफ कार्बन और डायमंड एंड ग्रेफाइट। एग्जांपल, ठीक है, एलिट्रॉप ऑफ कार्बन, एलिट्रॉप्स ऑफ कार्बन और डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये डायमंड और ग्रेफाइट किसके एलिट्रॉप्स है, कार्बन के। हमारा क्वेश्चन क्या था, डिफाइन एलिट्रॉपी विद एग्जांपल। हमने डिफाइन भी कर दिया, एग्जांपल भी दे दी। नेक्स्ट आप लोग इसमें वो ड्यू टू रीजन भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना आंसर इनफ है। जस्ट हमने शॉर्ट ही पूछा है, हमने शॉर्ट ही आंसर दिए। डिफाइन करें विद एग्जांपल, डिफाइन भी कर दिया, एग्जांपल भी हमने लिख दी। अगर नेक्स्ट आप लोगों ने लिखना है तो आप लोग एक ही पॉइंट लिखोगे, जस्ट ड्यू टू वाला, कि द एक्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम सच एज ऑक्सीजन, O2 एंड O3। जस्ट आप लोगों ने इतना ही आंसर लिखना है, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल। वो रीजन नहीं लिखनी, क्योंकि उन्होंने आंसर क्वेश्चन आंसर शॉर्ट में पूछे, हमें उसका आंसर ही शॉर्ट में देना है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें उन्होंने एलिट्रॉपी को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करना है। उन्होंने जिसमें ये पूछा है कि सल्फर 100 सेंटीग्रेड पे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हमने बताना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और उसके बाद हमने ये भी बताना है कि अगर एग्जिस्ट करता है तो किस फॉर्म में करता है, उस फॉर्म का नेम भी हमने बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? इन विच फॉर्म सल्फर एग्जिस्ट एट 100 सेंटीग्रेड? इन विच फॉर्म सल्फर एग्जिस्ट एट 100 डिग्री। सल्फर 100 डिग्री पे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हमने लिखना है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर सो सिंपल, सल्फर एग्जिस्ट इन मोनोक्लिनिक फॉर्म एट 100 डिग्री। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मोनोक्लिनिक फॉर्म में सल्फर क्या करेगा? मोनोक्लिनिक फॉर्म में क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ये देखिए, सल्फर एग्जिस्ट इन मोनोक्लिनिक, ठीक है, इस फॉर्म में मोनोक्लिनिक फॉर्म में क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा एट 100 सेंटीग्रेड। मोनोक्लिनिक फॉर्म एट 100 डिग्री, ठीक है। सल्फर एग्जिस्ट इन मोनोक्लिनिक फॉर्म एट 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्वेश्चन है? इन विच फॉर्म सल्फर एग्जिस्ट एट 100 डिग्री? कौन सी सल्फर की फॉर्म है जिसमें 100 डिग्री टेम्परेचर होगा? सल्फर एग्जिस्ट इन 100, सल्फर एग्जिस्ट इन मोनोक्लिनिक फॉर्म एट 100 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। What is the relationship between evaporation and boiling point of a liquid? अब जैसे जैसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वैसे वैसे एवापोरेशन रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, ठीक है। क्यों स्लो होगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 7 हमने डिस्कस करना है। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया, फिर 6। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करना है। 7 में तुमने ये पूछे क्या? ये बताएं, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन boiling point and evaporation? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, रिलेशनशिप बॉइलिंग पॉइंट और एवापोरेशन का क्या है? ऑफ अ लिक्विड। नेक्स्ट क्या होगा? रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड एवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड। इसका आंसर सो सिंपल कि अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इट मीन दैट उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी इट मीन दैट कि उनमें एवापोरेशन रेट क्या होगा? स्लोअर होगा, ठीक है। आंसर दोबारा बता रहा हूं, हाई बॉइलिंग पॉइंट एवापोरेशन रेट स्लो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अगर लो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो एवापोरेशन रेट फास्टर होगा। इफ अ लिक्विड एक लिक्विड जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट या हायर बॉइलिंग पॉइंट, इफ अ लिक्विड हाई boiling point high boiling point हो then its evaporation rate
evaporation rate well low due to strong intermolecular forces. Intermolecular forces किसमें ये स्ट्रॉन्ग होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? लिक्विड में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी, हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, एवपोरेशन रेट स्लो हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो एवपोरेशन रेट फास्ट हो जाएगा। व्हाइल एवपोरेशन आप पहले वाई पॉइंट की बात करें। वाई आ लिक्विड हैविंग, एक लिक्विड है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट है लो। बॉइलिंग पॉइंट अगर उसका कम होगा तो एवपोरेशन रेट क्या होगा? एंड इट्स एवपोरेशन रेट वेल हाई यानी हम ये कह सकते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट और एवपोरेशन का रिलेशन आपस में क्या होता है? इनवर्स होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो एवपोरेशन रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि उनमें लिक्विड में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को डिस्कस कर लिया। अब हमने एक्सटेंसिव क्वेश्चन 1 और 2 को डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को डिस्कस किया शॉर्ट को, अब हमने लॉन्ग को डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। ठीक है, पहले मैंने आप लोगों को 3 शॉर्ट करवाए पेज नंबर 94 पे। ठीक है, इस चैप्टर के हमारे शॉर्ट कंप्लीट हो गए। अब हमने लॉन्ग को डिस्कस करना है। लॉन्ग में मैंने आप लोगों को पेज नंबर लिखवा देने और हेडिंग भी बता देनी है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों ने खुद उनको एक्सप्लेन करना है। जब मैंने चैप्टर में लॉन्ग डिस्कस किए थे तो मैंने उस वक्त भी आप लोगों को बताया तो होगा कि ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सटेंसिव क्वेश्चन करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है? डिफाइन बॉयल लॉ एंड वेरीफाई विद एग्जांपल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? बॉयल लॉ को डिफाइन करो, वेरीफाई विद एग्जांपल। इसका आंसर पेज 78। कैसे लिखना है? हेडिंग के साथ लिखना है। हेडिंग कैसे देनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज, या फिर हिस्ट्री, या फिर साइंटिस्ट। फर्स्ट हेडिंग दे दे, इनकी में से कोई भी दे सकते हैं। सेकंड स्टेट या फिर डेफिनेशन। ठीक है, स्टेट भी आप कह सकते हैं, डिफाइन भी आप कह सकते हैं। सेकंड आप लोग ये लिखनी है। थर्ड आप लोग लिखे मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, फोर्थ आप लोगों को क्या लिखना है? रिजल्ट।
रिजल्ट आप लोगों ने ये जो मैथमेटिकल फॉर्म से अक्स करना होता है उसी को ही रिजल्ट में एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में नेक्स्ट एक और बात भी की है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। हेडिंग दे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसको भी एक्सप्लेन करें। वेरिफिकेशन इसमें आप लोगों ने वही पिस्टन की बात करनी है, वॉल्यूम और प्रेशर, ठीक है। इसकी बात करनी है वॉल्यूम की और उसके साथ प्रेशर की बात करनी है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि बॉयलर में वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्स रिलेशन होता है, यानी अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हमने वो पिस्टन में वॉल्यूम और प्रेशर को ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिफाइन बॉयल लॉ, एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। कैसे लिखना है आप लोगों ने, आंसर पेज बुक में पेज नंबर 78, हेडिंग कैसे लिखनी है, फर्स्ट प्रपोज लिखें या हिस्ट्री या साइंटिस्ट, इन तीनों में से एक नेम लिखना है। सेकंड स्टेट या फिर डिफाइन, स्टेट लिखें या फिर उनकी डेफिनेशन, ठीक है। थर्ड आप लोगों ने लिखना है मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। ये देखिए जिस तरह हमने ड्राइव की थी मैथमेटिकल फॉर्म, V और P का रिलेशन, T कांस्टेंट था। नेक्स्ट आप लोगों ने रिजल्ट लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव करने के बाद जो रिजल्ट अखज़ किया है उसको लिखिए। उसके बाद लास्ट में उन्होंने पूछा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, आप लोगों ने एक पैराग्राफ ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आप लोगों ने उस सिलेंडर टाइप जिस तरह हमने डायग्राम बनाई थी और उसमें पिस्टन रखे थे, ठीक है, इस तरह हमने जो पिस्टन बनाए थे वो एक्सप्लेन करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन विद चार्लिस लॉ। चार्लिस लॉ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर 2, आंसर पे 81। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने पूछा था बॉयल लॉ, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने पूछा है चार्लिस लॉ। अगर हम बात करें कि इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो चार्लिस लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ चार्लिस लॉ। अब इस क्वेश्चन का आंसर पे 81, हेडिंग कैसे लिखनी है, सेम इसी तरह हमने लिखना है, लाइक फर्स्ट हेडिंग प्रपोज, या फिर हिस्ट्री या फिर साइंटिस्ट, ठीक है। सेकंड स्टेट, डिफाइन, ठीक है। थर्ड मैथमेटिकल फॉर्म, फोर्थ रिजल्ट। दोबारा बता रहा हूं, रिजल्ट तो वो रिजल्ट लिखना है जो आप मैथमेटिकल फॉर्म के बाद लिखते हैं, ठीक है। जैसे इधर आप लोगों ने P=K लिखा था, इट मीन दैट द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। ये रिजल्ट इधर किया था, इधर आप लोगों ने V/T=K, ठीक है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वो रिजल्ट इधर राइट करने। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ये लिखिए। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में भी इधर भी कोई सिलेंडर लेंगे, मूवेबल पिस्टन होगा, ठीक है।
और इसमें रिलेशन क्या था, वॉल्यूम टेम्परेचर का, प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था, और इसमें वॉल्यूम और प्रेशर टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 बॉयल लॉ था। आंसर पे 78 लिखना कैसे है, प्रपोज स्टेट मैथमेटिकल फॉर्म रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। और क्वेश्चन नंबर 2 प्रपोज हिस्ट्री स्टेट डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म रिजल्ट और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक है, आज हमने क्या काम किया, लेक्चर नंबर 18 एक्सटेंशन शॉर्ट क्वेश्चन किए पहले 5, 6, 7, उसके बाद हमने एक्सटेंशन क्वेश्चन किए 1 and 2। एक्सटेंशन क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को आंसर पेज भी बताया और इनकी हेडिंग भी। ठीक है, आप लोगों ने इसका ही लिखने हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने किए हैं और आप लोगों को ये भी बताया दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, 3 और 4 टाइम एग्जाम में ऑलरेडी ये आ चुका है। ठीक है बेटे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने 4 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हमने 2 शॉर्ट 4 लॉन्ग डिस्कस करने हैं। ठीक है, 2 शॉर्ट पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमने लॉन्ग डिस्कस करने हैं। लॉन्ग ब्रीफली हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, जैसे मैंने आप लोगों को मार्क करवाने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 इन विच सल्फर एक्जिस्टेड 100 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 6 in which form sulfur exists, in which form sulfur exists at 100 degree। सिंपल सा आंसर यस, सल्फर 100 डिग्री में मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर एग्जिस्ट इन मोनोक्लिनिक फॉर्म एट 100 डिग्री। आंसर सल्फर बात को समझे उन्होंने, यस नहीं पूछा, उन्होंने ये पूछा कि बताओ कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो आप लोगों ने यस में आंसर नहीं देना, बल्कि आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। सल्फर एग्जिस्ट इन मोनोक्लिनिक फॉर्म एट 100 डिग्री। ये 6 का आंसर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। उसके बाद हमने 7 शॉर्ट डिस्कस करना है, लास्ट शॉर्ट है, जो कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। दोनों एक दूसरे के निवास रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज रिलेशनशिप between boiling point and evaporation। ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि आप बताएं कि एवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट का आपस में क्या रिलेशन है किसी भी लिक्विड का। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका मतलब है उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी, तो उनका एवापोरेशन रेट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, हमने क्या आंसर लिखना है, अ लिक्विड हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट हैव लो evaporation due to stronger intermolecular forces। Answer: a liquid
बॉइलिंग पॉइंट आपने कंप्लीट लिखना है एंड लो एवैपोरेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग intermolecular forces, intermolecular forces and vice versa. वाइस वर्सा का क्या मीनिंग होगा, ये देखें जितना मैंने कहा लिक्विड हैविंग हाई, आप आगे क्या लिखेंगे वाइस वर्सा, लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई एवैपोरेशन रेट ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये वाइस वर्सा का मीनिंग होगा। ठीक है, ये हमारे दो शॉर्ट क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस कर लिए। अब हमने लॉन्ग डिस्कस करने, लॉन्ग डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आप ये दो शॉर्ट अच्छी तरह देख लें। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को लॉन्ग मार्क करवाऊंगा। 6 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने दो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए, अब हमने लॉन्ग डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन लॉन्ग डिस्कस करते हैं, डिफाइन बॉयल लॉ एंड वेरीफाई इट विद एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर पेज 78, heading propose first define mathematical form, experimental verification। ठीक है, ये आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है। पेज नंबर 78 पे आप लोगों को ये लॉ मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, एग्जाम में आ जाता है, डिफाइन भी आ जाता है, एक्सक्यूज में से आ जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने अगर ये लॉन्ग में है तो कंप्लीट लिखना है, अगर शॉर्ट में है जो चीज़ पूछेंगे आप लोगों ने वही लिखनी है। अगर लॉन्ग में आ जाए तो कंप्लीट लिखना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने इसे कंप्लीट ना लिखा तो आप लोगों पे मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर पेज 81। जब मैंने चैप्टर ही डिस्कस किया था तो मैंने आपको कहा था सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ चार्ल्स लॉ ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये देखिए उन्होंने कहा है डिफाइन एंड एक्सप्लेन। जस्ट आप लोगों ने डिफाइन नहीं कर देना, मैथमेटिकल फॉर्म नहीं लिखनी, बल्कि डिफाइन भी करना है, मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखनी है, प्रपोज भी लिखना है, उसके साथ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी। ठीक है, प्रपोज define mathematical form experimental verification। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपस में रिलेटेड है। स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको मिक्सअप कर देते हैं और रॉन्ग सॉल्व कर देते हैं। आप लोगों ने इनकी डेफिनेशन इनकी मैथमेटिकल से ही करनी है। जैसे बॉयल लॉ में उन्होंने वॉल्यूम और प्रेशर की बात की है, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है, आप लोगों ने भी इसी तरह करना है।
और 40 लॉ में उन्होंने वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात की है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। अगर आप लोग इस तरह नहीं करोगे तो आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो टेम्परेचर और प्रेशर को मिक्सअप कर देते हैं और इनकी डेरिवेशन रॉन्ग ड्राइव कर देते हैं। ठीक है, इसका भी ख्याल रखना है। और ये बात भी ख्याल रखनी है कि बॉयल लॉ में इनवर्स रिलेशन होता है, एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी। 40 लॉ में एक बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी। लाइक बॉयल लॉ की बात देखें, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। सॉरी बेटे, वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, ये इनवर्स रिलेशन होता है। अगर डायरेक्ट रिलेशन की बात करें तो इसमें ऐसा होता है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी उसी लिहाज से बढ़ेगी। लाइक वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। ये दोनों लॉ आप लोगों ने अच्छी तरह लर्न करने हैं। इनमें से एक मोस्टली आ जाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों को बार बार ये बात बताई है कि 40 लॉ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्या है, व्हाट इज एवापोरेशन, हाउ इट इज इफेक्टेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उन्होंने ये पूछा है कि एवापोरेशन क्या होता है। आंसर पे 85 उन्होंने ये पूछा है कि आप ये बताएं कि वेपर प्रेशर क्या है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को रिलेट करें। ठीक है, तो वेपर प्रेशर आप लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया। आप लोग पेज नंबर 85 निकालें बुक का। जहां तक मैंने मार्क करवाना है आप लोगों ने वहां तक लिखना है। पेज नंबर 85 में जहां पे वेपर प्रेशर लिखा हुआ है वहां से स्टार्ट करना है। जहां लिखा हुआ है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये भी लिखना है। नीचे लिखा हुआ है वेपर प्रेशर, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन, ये भी आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है। आगे ये लीजिए पैराग्राफ जो ओपन सरफेस क्लोज सरफेस, ये भी लिखना है। आगे जो डायग्राम दी गई है डायग्राम भी इसमें बनानी है। नीचे जो फैक्टर दिए गए हैं ये फैक्टर आप लोगों ने नहीं लिखने। ठीक है, फैक्टर आप लोगों ने नहीं लिखने। इसमें कहां तक लिखना है, बिफोर फैक्टर। बिफोर फैक्टर का क्या मीनिंग होगा बेटे, तो इसमें फैक्टर आप लोगों ने शामिल नहीं करने, फैक्टर को डिस्कस इसमें नहीं करना। अगर आप लोग इसमें फैक्टर डिस्कस करोगे तो इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जस्ट डेफिनेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, डायग्राम के वो मॉलिक्यूल कैसे ऑपरेट होते हैं लिक्विड फॉर्म में, फिर सॉलिडिफाइड हो जाते हैं, दोबारा लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, फिर सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं। एक ऐसा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है वेपराइजेशन, और उस जो प्रोसेस लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है उसे कंडेंसेशन। ठीक है, आप लोगों ने वेपराइजेशन और कंडेंसेशन की डेफिनेशन भी डिटेल से डिस्कस की। ठीक है, इसमें ये बात लिखनी है। इसमें आप लोगों ने फैक्टर को डिस्कस नहीं करना। अगर आप लोगों ने एक भी फैक्टर डिस्कस किया तो आप लोगों के मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। हमने 3 टर्म डिस्कस कर लिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और इनमें मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सेकंड। अब हमने 4 डिस्कस करने हैं। 4 कौन सा है भाई,
Define boiling point. Also explain it is affected by different factor. 4. Question number 4. आंसर पेज क्या होगा? आंसर पेज इसका 86। अब ये देखें, आज हमने जितने लॉ डिस्कस किए हैं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर देता हूं। इसमें आप लोगों ने क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉग है, पेज नंबर 86 पे। अब ये देखें, पहले आप लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट जिस तरह बुक में लिखा हुआ इस तरह नहीं लिखना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन पेज नंबर 87 पे। ठीक है, पहले आप लोगों ने क्या लिखना है? डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद आप लोगों ने ये लिक्विड हीटेड, जैसे लिक्विड हीट होता है आप लोगों को पता है, मॉलिक्यूलर एनर्जी ये कर लेते हैं, ये सरफेस लीव कर देते हैं। जैसे सरफेस लीव करते हैं तो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, वो एनवायरनमेंट से लेते हैं। एनवायरनमेंट से जैसे वो एनर्जी लेंगे तो वो कूलिंग हीट होती है। ठीक है, ये आप लोग पहले ही इसे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये इसी बात को एक्सप्लेन किया गया पैराग्राफ फर्स्ट में। सेकंड पैराग्राफ ऑल अबाउट ग्राफ के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है? ग्राफ के। ग्राफ में उन्होंने ना 3 चीजों को एक्सप्लेन किया है, दोबारा बता देता हूं। ईथर को, इथाइल अल्कोहल को, वाटर को। डाइथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल और वाटर को। डाइथाइल ईथर उन्होंने कहा इसका वेपर प्रेशर 200 है, बॉइलिंग पॉइंट 34.6 है। फिर उन्होंने कहा इथाइल अल्कोहल वेपर प्रेशर 25, बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78। ठीक है, ये देखिए जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम होता जाता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। ग्राफ से ये शो हो रहा है, हमने ये बात देखनी है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में इसका वेपर प्रेशर तो 5 है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। अब इस ग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट ग्राफ को एक्सप्लेन करता है। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। पहले आप लोगों ने क्या है, वेपर प्रेशर को याद कर लेना है, वेपर प्रेशर के साथ साथ इनके बॉइलिंग पॉइंट को याद कर लेना है। ठीक है, और इसमें आप लोगों ने फैक्टर भी कंप्लीट ही लिखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉग है। फैक्टर में नेचर ऑफ लिक्विड आप लोग जानते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड में हम क्या डिस्कस करते हैं? पोलर और नॉन पोलर को। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग वीक होगी तो कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग होगी तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी हमें। उसके बाद एक्सटर्नल प्रेशर जो कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर इफेक्टेड करता है। आगे बेटे पेज नंबर 88 पे इधर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट दिए गए, फ्रीजिंग पॉइंट भी दिए गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और एग्जाम में ये एमसीक्यूज एक आ जाता है। आप लोग से पूछ लेते हैं डाइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, या फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर इथाइल अल्कोहल का, या फिर वाटर का, या फिर एन ऑक्टेन का, एसिटिक एसिड का। ठीक है, एन ऑक्टेन का भी आप लोगों को पता हो, ऑक्टेन कहते हैं कार्बोनेट को, एन मींस स्ट्रेट चेन हो। ठीक है, और एसिटिक एसिड CH3COOH ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ऑक्टेन 8 कार्बन हाइड्रोकार्बन को नाम दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक था। आज हमने क्या डिस्कस किया? 2 शॉर्ट डिस्कस किए, 6, 7 बहुत इंपॉर्टेंट था 6 शॉर्ट। उसके बाद 1 to 4 लॉन्ग डिस्कस किए, 2 लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगर इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, ओके, अल्लाह हाफिज़।